हमारा अर्थ मतलब कि 7 पीस ऑफ लैंड मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये कॉन्टिनेंट्स कैसे डिवाइड हुए, ये आगे और क्या होंगे, और ये कैसे बने, क्या ये ऐसे ही थे या ऐसे ही रहेंगे, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज हमारे साइंटिस्टों ने दिया। तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी थ्योरी आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वैगनर ने दिया। उन्होंने कहा 225 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और वो सुपर कॉन्टिनेंट सारे कॉन्टिनेंट्स का मिला हुआ एक कॉन्टिनेंट था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। ओके, जैसे कि देखिए ये एक पेंजिया था। आप फोटो को देख के इमेजिन कर पा रहे होंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही में थे और उसे पेंजिया कहा गया था। और बगल में एक ही ओशन था जिसे पैंथालासा कहा गया था। फिर उन्हीं ने कहा कि 135 मिलियन ईयर्स अगो वो बटकर दो लैंड हो गए, एक लॉरेशिया इन नॉर्थ एंड गोंडवाना इन साउथ, और बीच में बना थैथिस सी। ओके, आप इस फोटो को देखिए, ये लॉरेशिया ऊपर है, गोंडवाना नीचे है, और बीच में बना है थैथिस सी, जो पहले एक था। और इसमें अजीब बात यह है कि अब इंडिया ऊपर है, मगर पहले इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ गोंडवाना लैंड। ये हमने कहीं और भी सुना होगा बहुत जगह। तो ये इसलिए है, इंडिया फिर बाद में बहता हुआ ऊपर आ गया, नॉर्थ में आ गया। ठीक है, अब जब लोगों ने इसका एविडेंस मांगा तो उन्होंने पहला एविडेंस दिया जिगसॉ फिट, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं अभी जो कट कर अलग हो गए हैं, वो उनका जो शेप है अगर उसे मिलाया जाए तो वो सब एक दूसरे में मिल सकते हैं। जैसे कि आप इस फोटो को देखिए, ये अभी सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, पर उस समय ये सारे एक थे, ये कट कर अलग हुए हैं, इसलिए इनका शेप एक टाइप का है। दूसरा बताया गया कि जो रॉक पाए जाते हैं कटने के बाद अलग अलग जगह में, ओके, जो कॉन्टिनेंट्स बीच में कटे थे वो दो अलग अलग जगह में जो रॉक पाए जाते हैं उनकी एज सेम मिली। पता करने पर उनकी एज सेम मिली। टीलाइट डिपॉजिट मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर डिपॉजिट को यहाँ ज़्यादा वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, और धीरे धीरे फ्लो करने के कारण उसका जो रेसिडुअल डिपॉजिट रहता है वो वहाँ जम जाता है, मतलब बैठ जाता है अच्छे से। तो उसमें स्टडी अच्छे से हो पाया। तो ग्लेशियर डिपॉजिट जब देखा तो वो भी सेम ही मिला। और प्लेसर डिपॉजिट मतलब जो भी जैसे कि एयर विंड बहुत टाइप के डिपॉजिट होते हैं, वो भी कुल मिलाकर जो कॉन्टिनेंट्स कट के अभी अलग अलग हो गए हैं उनको जब एक साथ किया जाए तो एक ही टाइप के मिले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट था सेम फॉसिल रेप्टाइल अक्रॉस कॉन्टिनेंट, मतलब अभी जो कॉन्टिनेंट्स बहुत दूर दूर हैं, जैसे कि आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो ये कॉन्टिनेंट्स अभी बहुत दूर दूर हैं, मगर इनके जो कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे कटे हैं उनके अगल बगल देखा जाए तो सेम फॉसिल और रेप्टाइल्स मिलते थे। अब उस समय तो कुछ ऐसा साधन था नहीं कि वो लोग कोई चीज़ से चले जाएं, या फिर उनको कुछ मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो यहाँ से वहाँ वो ट्रैवल कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि एक ही था पहले लैंड, ओके, जिसे पेंजिया कहा जाता था। अब अल्फ्रेड वैगनर हार कहाँ पर गए, क्योंकि जब वो ड्रॉबैक्स आ गए उनमें कुछ, और ड्रॉबैक ये थे कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए, जब आपने ये पता लगाया तो ये भी बताइए क्यों हो रहा है, तो वो बोले कि पोल फ्लीइंग हो रहा है। पोल फ्लीइंग का मतलब होता है कि पोल्स अपने साइड सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को खींच रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सही नहीं है। वरना इंडिया साउथ से नॉर्थ में ऐसे क्यों आ जाता, वो तो साउथ के पोल में चला जाता। तो ये एक तो गलत हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स मतलब कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पोल को खींच रहा है, जिसकी वजह से पोल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक अलग रहा, क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता। तो ये भी गलत निकल गया। पर इनके जो थ्योरी थे वो सेम थे, सही थे मतलब। अब दूसरा है 1930 में आर्थर होम्स, इन्होंने सिर्फ दो बातें कही और वो चले गए। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इन्हीं के नाम पे दिया गया है। ये महान व्यक्ति ने बस क्या कहा कि
मेंटल में एक कन्वेंशनल करंट होता है, मेंटल से कन्वेंशनल करंट निकलता है ऊपर की तरफ। और वो क्यों निकलता है? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है मेंटल में, जिसकी वजह से थर्मल डिफरेंस पैदा होता है और उसी की वजह से कुछ कन्वेंशनल करंट निकलते हैं मेंटल से। ये इतना कह के चले गए। फिर इसके बाद और रिसर्च में पाया गया, जब सी में स्टडी हो रहा था, जैसे आपका अटलांटिक ओशन में उस समय स्टडी हुआ था, तो एक्चुअल में अंदर से ये एस्थेनोस्फेयर में भी जितने चीज़ें होती हैं वो एस्थेनोस्फेयर में ही होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कन्वेक्शनल करंट निकलते हैं वो एस्थेनोस्फेयर से ही आते हैं। तो बाद में जब अटलांटिक ओशन में पता लगाया गया तो कुछ ऐसे रिजेस मिले ओशन के बीच में फटे हुए, तो उससे ये पता लगा कि कुछ तो अंदर से बाहर आता है या फिर आया है, जिसकी वजह से कुछ ऊपर जो लिथोस्फेरिक स्लैब है उसमें अंतर आया है। अब इन सब को सम अप करने आए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी लास्ट था इन सब में, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा अपना ग्लोब अर्थ है, वो कुछ लिथोस्फेरिक स्लैब्स में बटा हुआ है, जैसे अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है। ये नास्का प्लेट, इंडियन प्लेट, ओके। और ये प्लेट्स में बटा हुआ है, ये तो जान गए, ठीक है, इसमें अब क्या करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये प्लेट से बटे बटे कुछ जगह पे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं, कुछ जगह पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं। ये आप देखिए, कहीं पे कन्वर्जेंट बन रहा है, कहीं पे डाइवर्जेंट बन रहा है, और कहीं पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनता है, ओके। तो ये जैसे जहाँ पे कन्वर्जेंट, अब ज्योग्राफी में कन्वर्जेंट टर्म का जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दो प्लेट्स हैं अलग अलग, ओके, वो दोनों एक दूसरे में जाके टकरा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कुछ चीज़ें ऊपर उठेंगी, कुछ चीज़ें नीचे जाएंगी, तो वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसी जोन को बोलते हैं बेनियोफ जोन। कन्वर्जेंट जोन ही बेनियोफ जोन होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। और जहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट मतलब जहाँ दूर दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एस्थेनोस्फेयर से कुछ कन्वेक्शनल करंट निकलेंगे, मैग्मा के फॉर्म में कुछ निकलेगा, वो प्लेट्स को दूर दूर करते हैं, जिसकी वजह से कुछ नया बनता है वहाँ पे। मतलब वहाँ जो भी फॉर्म होगा उसका एज नया होगा, वो तुरंत बनेगा। तो ज्योग्राफी में इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इस चीज़ों को, अगर कुछ बनता है तो। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दो टाइप के क्रस्ट होते हैं, ओके, एक ओशनिक क्रस्ट, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो वेट ऑफ ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो वेट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा होता है। मतलब कि वेट ऑफ ओशनिक क्रस्ट वेट ओशनिक क्रस्ट का भारी होता है, ठीक है। तो ये काम कहाँ आता है, आप इमेजिन करिएगा, एक ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जब दोनों जाके टकराते हैं तो नीचे कौन जाएगा? नीचे जाता है ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि वो भारी होता है। और नीचे जाने के बाद वो एक, जैसे ये नीचे गया, ये ऊपर है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फिर कुछ बाहर निकलता है। इसी को हम वोल्केनो बोलते हैं, इसी की वजह से अर्थक्वेक आता है, ओके। तो अब हम देखते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे बर्बादी हो रही है, और जहाँ पे बेनियोफ जोन बनता है। तो इंटरेक्शन हमारा तीन तरह का होता है, एक ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। तो इसमें क्या क्या फॉर्म होते हैं और क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक देखिए। जब जब इंटरेक्ट होंगी कोई भी दो चीज़ें, तो या तो वोल्केनो बनेगा, या फोल्ड माउंटेन बनेगा, या अर्थक्वेक होगा, या ट्रेंच बनेगा, ठीक है। वोल्केनो, अर्थक्वेक और ट्रेंच आप जानते हैं बढ़िया से। अब फॉल्ट माउंटेन देखिए, ये है आपका फॉल्ट माउंटेन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट घुसता है तो फॉल्ट माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। देखिए ये फॉल्ट माउंटेन आपने देख लिया। अब ओशन और क्रस्ट का जब मिलन होता है, तो मैंने बताया ना, ओशन का ओशनिक क्रस्ट नीचे जाता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर जाता है, जिसकी वजह से
नीचे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और फिर कुछ एस्थेनोस्फेयर से निकलता है मैग्मा के फॉर्म में, उसको गलाते हुए, तो उसी को वोल्केनो बोलते हैं। मतलब जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं तो वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, अर्थक्वेक का भी फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे ट्रेंच का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट ही अगर मिलेंगे, मान लीजिए समुद्र के अंदर ही होता है, तो ये जब मिलेंगे तो इसमें वोल्केनो का फॉर्मेशन होगा, समुद्र के अंदर ही वोल्केनो बनेगा और वहीं पे शांत भी हो जाएगा, लेकिन बनता ज़रूर है। फॉल्ट माउंटेन वहाँ पॉसिबल नहीं है समुद्र के अंदर। ओके, उसके लिए किसी एक प्लेट को हल्का होना चाहिए ताकि वो अंदर जाए या फिर हाई प्रेशर जोन क्रिएट करे। और ये अर्थक्वेक का भी होता है, वो भले ही समुद्र में होता है तो पता नहीं चलता हमें, और ट्रेंच का फॉर्मेशन तो होता ही है, इसलिए समुद्र में ट्रेंच होते हैं। और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जाके मिलता है तो वोल्केनो नहीं बनता है। क्योंकि वोल्केनो इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो कोई भी प्लेट इतना भारी नहीं है कि वो नीचे चला जाए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उतना हाई प्रेशर जोन क्रिएट नहीं हो पाता है स्टेनोस्फेयर में, तो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, वो ऊपर ऊपर में ही रह जाते हैं, ऊपर ऊपर में ही थोड़े से उठ जाते हैं, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं तो वोल्केनो नहीं बनता, फोल्ड माउंटेन बनता है, अर्थक्वेक भी आता है, और ट्रेंच नहीं बनता क्योंकि ट्रेंच तो समुद्र में बनता है। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये एक कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये देखिए, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, दिख रहा है ये। और अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डाइवर्जेंस। ओके, तो डाइवर्जेंस मतलब कि कंस्ट्रक्शन होना, कंस्ट्रक्टिव बनना कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग अलग होंगे तो फॉल्ट बनता है वहाँ पे, ठीक है। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है और ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, ब्लॉक माउंटेन कुछ ऐसा दिखता है, ये है ब्लॉक माउंटेन। ये कन्वर्जेंट बना, दोनों अलग अलग हुए, थोड़ा उठे और बीच में कुछ नया फॉर्मेशन हुआ। अब ओशन डाइवर्जेंस होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ओशन के अंदर ही कंस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से मिड ओशनिक रिज बनते हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, मतलब सी फ्लोर बन जाता है, एक नया सी फ्लोर बन जाता है समुद्र के अंदर ही। और मिड ओशनिक रिज, जैसे कि एग्जांपल है इसका एटलांटिक ओशन। ये देखिए, ये आप देखिए, ये एटलांटिक ओशन के अंदर का रियल पिक है, ठीक है। ऐसे मिड ओशनिक रिज बनते हैं। और अब आते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कुछ इस प्रकार के होते हैं, मतलब वो सीयर में, जोन ऑफ सीयर भी बोलते हैं इसको, कि वो सीयर में साइड खिसक जाते हैं, किसी तरह से अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट आता है तो वो अपने आप में साइड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कंजर्वेटिव बाउंड्री मार्जिन इसको बोलते हैं, क्योंकि कुछ नया नहीं बन रहा है, कुछ हट भी नहीं रहा है, तो कंजर्वेटिव बाउंड्री। वोल्केनो का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता, क्योंकि वोल्केनो तभी आता है जब कुछ अंदर जाता है, हाई प्रेशर जो क्रिएट होता है, तब वोल्केनो फट के निकलता है। अर्थक्वेक होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेट हिलेगा तो अर्थक्वेक होगा ही। ट्रांसफॉर्म फोल्ड का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक एग्जांपल इसका है सैन एंड्रियास, जो गेम हम लोग बहुत खेले हैं बचपन में। सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में है, ये इसका एक एग्जांपल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।